हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर फिफ्थ के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीईआरटी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही है, क्लासेस हमारी 7, इससे पहले की बाकी की 6 क्लासेस आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक हमने पीडीएफ तैयार की जो कि आपका 29 पेज की पीडीएफ है, जो कि आपको दिख रही है। इसमें टोटल 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, जिसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। और ये 99% चांस है इसी पीडीएफ में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे और आंसर। तो इस चलिए हम क्लासेस स्टार्ट कराते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको सिर्फ 50 रुपये में इस पीडीएफ को मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी हम आपको क्वेश्चन विद आंसर एक एक करके सारा जितने भी पीडीएफ में 16 क्वेश्चन है सभी एक्सप्लेन कर देंगे वीडियो में। तो इससे पहले ये क्लासेस में हमने ये सब करा चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुए परिणाम का वर्णन कीजिए। आपके पेपर में या तो कारण पूछा जा सकता है या तो इसके परिणाम, नहीं तो आपके पेपर में दोनों भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि एक ही पूछा जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रथम विश्व युद्ध के बाद वार्सा की संधि का प्रभाव, वैश्विक आर्थिक महामंदी, और जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय और राष्ट्र संघ की विफलता। तो आपको पता चला काफी सारे पॉइंट है जो कि आपको इसके कारण मिलेंगे। तो एक एक करके हम सभी के बारे में देखेंगे। 6 से 7 पॉइंट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये, इसके अंदर भी पॉइंट बनाए गए हैं। फिर सेकंड पॉइंट इस टाइप से, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के भविष्य का फैसला करने के लिए बैठक बुलाई। जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में जो मित्र राष्ट्र है, उन्होंने क्या किया कि जर्मनी का जो भविष्य का फैसला करने की आगे वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसके लिए एक बैठक तैयार की, ठीक है। जर्मनी को वासाई की संधि पर सिग्नेचर करना पड़ा, उसे युद्ध के लिए अपराध स्वीकार करना पड़ा और भारी मुआवजे का भुगतान करना पड़ा। जर्मनी को अपना अधिकांश क्षेत्र गंवाना पड़ा और 1 लाख से बड़ी सेना रखने पर रोक लगा दी गई। तो उस बैठक में ये हुआ ना कि देखो, उसने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया, उसके लिए उसको मुआवजा, उसको भुगतान देना पड़ा, पैसे देने पड़े। और इसने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना क्षेत्र होता है ना अधिकांश, वो उसने गंवा दिया, खो दिया। और उसे ये भी बोला गया कि 1 लाख से ज़्यादा बड़ी सेना आप नहीं रख सकते, ठीक है। वासाई की संधि ने जर्मनी को राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक रूप से चूर-चूर दिया। तो मतलब कि आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक तरीके से उसे देखा जाए ना, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर कर दिया गया। वह बदला लेना चाहता था और वह मित्र राष्ट्र के साथ शक्ति प्रशिक्षण को तैयार था। और वो ये चाहता था ना कि जो मित्र राष्ट्र की वजह से उसको ये सब देखना पड़ रहा है, तो उससे वो बदला लेगा, इसलिए वो शक्ति प्रशिक्षण के लिए तैयार था जर्मनी। वो अपना बदला लेना चाहता था फिर से, इसीलिए उसने सेकंड जो युद्ध हुआ है उसमें वो शामिल हुआ। जो इसका सेकंड पॉइंट है, आर्थिक महामंदी। महामंदी ने वर्ष 1929 में पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये पूरी दुनिया को कब किया था? तो 1929 में इसे आया था। और इसमें ये हुआ था ना कि जो अर्थव्यवस्था को लेके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई, व्यापार घट गया, व्यवसाय बंद हो गया, कीमतें गिर गई और बैंक विफल हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। इसमें हुआ काफ़ी सारे नुकसान हुए, बेरोजगारी सामने आई, जो व्यापार होते हैं वो सब, व्यवसाय होते हैं, जो बैंक होते हैं वो सभी ना नुकसान में होने लगे, विफल होने लगे। जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती तो नागरिक अपनी समस्या के समाधान के लिए एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की तलाश करते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था में आपको कमी आएगी तो लोग क्या चाहेंगे कि अपनी समस्या के समाधान के लिए एक अच्छे नेता की तलाश करेंगे। बस
1933 में जर्मनी के नेतृत्व संभालने के बाद हिटलर ने जर्मनी को खोया हुआ गौरव, संपत्ति और शक्ति वापस लौटाने का वादा किया। तो 1933 में ये हुआ कि जो कि आपको पता है जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हिटलर। उसने उन सभी से ये वादा किया कि जो कुछ भी आपका खोया हुआ है संपत्ति, गौरव, सम्मान, शक्ति, वो सभी मैं आपको वापस लौटाऊँगा, उसने वादा किया। जर्मनी को पुनः एक महान राष्ट्र बनाने के लिए उसने अपने सपने ने कई जर्मनी नागरिक को प्रेरित किया और उन्होंने फिर से ये वादा किया कि जो अपने जैसा पहले था वैसा अब हम फिर से बनाएँगे। उसके लिए बहुत सारे जो सैनिक होते हैं, राष्ट्र होते हैं, महान होते हैं, उन सभी को प्रेरित किया नागरिकों कि हमारे साथ सहयोग किया जाए। इनसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए अपमान के कारण लगे घावों का एक मलहम का काम किया और इससे ये हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध में उन्हें नुकसान हुआ, उनको घाव हुआ, उनको चोट लगी, उन्होंने एक मलहम का काम किया। कई लोग नाज़ीवाद का समर्थन किया क्योंकि उनको आर्थिक पतन के बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो उन्होंने नाज़ीवाद का भी समर्थन किया क्योंकि उसी के ज़रिए जो आर्थिक पतन था ना, उससे वो बाहर निकला जा सकता था। जो इसका थर्ड पॉइंट है फ्रांसीवाद। राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांसीवाद एक अत्यधिक रूढ़िवादी सत्तावादी राष्ट्रवाद है जिसकी विशेषता तानाशाही शक्ति, विपक्ष का बलपूर्वक दमन और समाज तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत है और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामने आया। तो देखो जो फ्रांसीवादी का एक अत्यधिक रूढ़िवादी सत्तावादी यही है और इसमें ये है ना कि ये तानाशाही के अकॉर्डिंग शक्ति दिखता है। इसमें इसमें विपक्ष की जो बलपूर्वक दमन किया जाता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और ये कब सामने आया था? तो ये यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी में सामने आया था, देखने को मिला था, ठीक है? और इसमें जो पहली बार ना इटली में फ्रांसवादी की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? इटली में की गई थी। हिटलर ने जाति शुद्धता के आधार पर फ्रांसीवादी का जर्मन स्मरण नाज़ीवादी पेश किया। नाज़ीवादी न केवल जर्मनी लोगों के लिए बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया के कई अन्य हिस्सों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। और जो नाज़ीवादी था जर्मनी के साथ-साथ दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें वो विनाशकारी रूप से साबित हुआ। मतलब वो बेकार था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कई राजनीतिक आंदोलन का उदय हुआ जिसे फ्रांसीवादी नाम दिया गया और जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन शुरू हो चुके और जिसे किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसीवादी नाम से जाना जाता है। अनेक देशों में लोकतंत्र विरोधी सरकार के विकास के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अनेक देश में ऐसा था ना कि जो लोकतंत्र को लेकर उसके विरोध में सरकार थी और उसके विकास को अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके लिए युद्ध किया गया। जो इसका फोर्थ पॉइंट है जर्मनी सैन्यवाद। हिटलर ने वार्साई की संधि की निंदा की और शांति संधि की उपेक्षा करते हुए तत्काल जर्मनी की सेना और हथियार को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो हिटलर आया था उन्होंने ये संधि को बेकार बताया और उन्होंने ये भी कहा कि जो जर्मनी में शांति स्थापित करने के लिए ना वो अपनी सेना को बढ़ाना चाहिए और वो बढ़ाना शुरू भी कर दिए। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के कार्यों पर विचार किया। उन्होंने प्रारंभ में सोचा था कि एक मजबूत जर्मनी रूस से साम्यवाद के प्रसार को रोका देगा। वर्ष 1936 में हिटलर ने फ्रांसीवादी शक्तियों के साथ रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र पर सिग्नेचर किया। तो इन सब पर भी उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे संधि पर। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है तुष्टीकरण की विफलता। तुष्टीकरण का अर्थ संघर्ष से बचने के लिए दूसरे राष्ट्र की मांग पर सहमत होने की नीति थी। तो ये क्या है कि मतलब कि जो आपकी संघर्ष से बचने के लिए ना दूसरे लोग जो मांग करते हैं ना जो राष्ट्र के उस पर सहमत करते हैं अपनी तौर। ब्रिटेन और फ्रांस ने समझा कि वार्साई की संधि जर्मनी के लिए पक्षपाती थी और हिटलर की कार्रवाई स्वाभाविक और न्यायसंगत थी। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस ने ये भी समझा कि जो ये संधि थी ये बेकार थी और जो हिटलर जो कार्रवाई कर रहा है ना वो अच्छी है और न्यायसंगत है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। मार्च 1939 में जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और पूरे चेचोस्लोवाकिया पर हमला किया। हालांकि इस स्थिति में सैन्य कार्रवाई करने के लिए ना तो ब्रिटेन और ना ही फ्रांस तैयार थे और इन दोनों ने इस पर कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने कि क्यों हमला किया उस देश पर। इसका नेक्स्ट पॉइंट 6 बनता है जो आपका जापानी सैन्यवाद। वर्ष 1931 में जापानी अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से
बुरी तरह प्रभावित हुई थी। जापानी लोगों ने सरकार पर विश्वास खो दिया था और अपनी आर्थिक समस्या का उपाय खोजने के लिए सेना की ओर रुख किया। तो ये हुआ था ना कि देखो 1931 में ये जो आर्थिक के अकॉर्डिंग देखा जाए बुरी तरह से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे लोग। तो जर्मनी ने क्या सोचा वहाँ के लोगों ने कि अपनी सरकार पर विश्वास खो चुके थे, तो वो अपनी समस्या का जो सुझाव के लिए वो खुद ही आगे बढ़ चुके और वो सेना की ओर खोजने लगे। जो इसका 7 पॉइंट है राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की परिकल्पना सामूहिक सुरक्षा के साथ युद्ध को रोकने के लिए की गई थी। ये एक अच्छा विचार था लेकिन अतः असफल में बदल गया। तो जो राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों की गई थी कि जो युद्ध को रोका जा सकता है एक अच्छे विचार के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तो इसकी विफलता के कारण क्या थे कि क्यों सफल नहीं हुआ? कई देश संघर्ष में शामिल नहीं हुए, इसमें बहुत सारे जो देश थे ना शामिल नहीं हुए। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जो अमेरिका मुख्य निर्माता स्वयं शामिल नहीं हुआ। जो अमेरिका सबसे इम्पोर्टेंट देश है, सबसे मैंने वही शामिल नहीं हुआ तो बाकी छोटे देशों का क्या औकात? संघ शक्तिहीन था और उसके पास सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए कोई सेना नहीं थी, जैसे इटली का अफ्रीका में इंडो-ओपिया पर आक्रमण या जापान पर चीन में मंचूरिया पर आक्रमण। तो मतलब उनके पास जो सेना की कमी थी इसके कारण ये राष्ट्रसंघ विफल हुआ। तो ये गाइस था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, तो आपको टोटल 8 पॉइंट बताए। 8 पॉइंट में भी आप देखा जाए तो कुछ इनके अंदर भी हमने पॉइंट टू पॉइंट बता रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। आप इसे याद कर सकते हैं, वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से आप देख के इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है और इसको आपको याद होना चाहिए पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है आने के। अब इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो परिणाम भी काफ़ी ज़्यादा है तो एक-एक करके हम देखते हैं फिर इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लाखों की संख्या में जनहानि हुई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। युद्ध ने वैश्विक शासन के लिए एक एजेंट निर्धारित किया। तो इसमें क्या हुआ था जो द्वितीय विश्व युद्ध में कि जो लाखों संख्या में लोग मारे गए और काफ़ी ज़्यादा जो डॉलर होते हैं ना उसका नुकसान, और इसमें एक क्या हुआ कि जो युद्ध का वैश्विक शासन के लिए एक एजेंट को निर्धारित किया गया। जापान में बीज सैन्यकरण और एक नए संविधान को अपनाना। तो इसमें ये भी हुआ कि जो सैन्यकरण को अपनाया गया, संविधान को नए संविधान को अपनाया गया। सेकंड पॉइंट है साम्यवाद का उदय। युद्ध के बाद साम्यवादी पक्षों ने बदलाव का वादा किया और लोग सुनने को तैयार थे। फ्रांस और इटली दोनों में कम्युनिस्ट दलों की सदस्यता बढ़ गई, हालांकि बाद में इसमें कमी आई। तो ये हुआ कि जो कि इनका उदय हुआ क्योंकि वो बदलाव करना चाहते थे और वो सुधारना चाहते थे, लोग भी तैयार हो गए थे कि हाँ, ये सही कर रहे हैं। तो और जो फ्रांस और इटली है ना, इन दोनों में पहले तो सदस्यता बढ़ गई लेकिन बाद में धीरे-धीरे में इनमें कमी भी आने लगी। जो इसका थर्ड पॉइंट है नई महाशक्तियों का उदय। इसमें ये हुआ कि नई महाशक्तियाँ उदय हुई जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ। युद्ध में अपनी सेना ताकत दिखाने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्ति बन गए थे। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना स्थान खो दिया। तो मतलब युद्ध में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश में देखा जाए तो जो सोवियत संघ और अमेरिका थे, और बाकी जो ब्रिटेन, फ्रांस है उन्होंने अपना स्थान खो चुके थे, वो बहुत नीचे आ चुके हैं। ठीक है, और ये आपका आ गया 4 पॉइंट है युद्ध के बाद पुनर्निर्माण। नए आर्थिक संगठनों की उत्पत्ति, मतलब कि जैसे कि युद्ध खत्म हुआ उसमें ऐसा हुआ ना कि नए-नए जो आर्थिक संगठन होते हैं उसकी उत्पत्ति करने लगे। कैसे? तो देखिए, नेताओं ने व्यापार और आर्थिक संबंध के दायरे में सहमति से निर्णय लेने और सहयोग के भाव के आधार पर एक युद्ध आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का इरादा किया। तो मतलब कि जो नेता लोग होते हैं वो सहयोग की भावना उनके अंदर आ चुकी थी और उन्होंने आर्थिक सफलता के लिए ये सब तैयार किया। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने नेता विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन ने यह महसूस किया कि पिछली वैश्विक आर्थिक मंदी और व्यापार संगठनों में अस्थिर प्रभाव दूर करने के लिए बहुपक्षीय ढांचे की आवश्यकता थी। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वैश्विक आर्थिक संपन्न आवश्यक है। तो जो मित्र राष्ट्र थे ना उन्होंने ये भी फैसला किया अमेरिका ने कि जो आर्थिक तो तौर पर व्यापार में संघर्ष उसको देखने के लिए ना हमें क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ का गठन। यद्यपि राष्ट्र संघ
युद्ध को रोकने के में विफल रहा, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक मजबूत बहुपक्षीय संस्था स्थापित करने की शर्त रखी। तो ये विफल था, लेकिन एक यूएनओ का जो गठन किया कि इससे ये होगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सकती है। इसका 6 पॉइंट है, इसमें देखते हैं आपको क्या बताया गया। युद्ध के दौरान रूजवेल्ट और चर्चिल ने 9 अगस्त 1941 को न्यूजीलैंड के किनारे पर युद्धपोत पर गुप्त रूप में मुलाकात की और एक संयुक्त घोषणा पत्र आवंटित चार्टर जारी किया। तो इन्होंने एक जो कहते हैं ना गुप्त मतलब चोरी से मुलाकात की और एक उन्होंने अपना चार्टर जारी किया। चार्टर ने देश के बीच मुक्त व्यापार और जनता द्वारा अपनी सरकार चुनने के अधिकार का समर्थन किया। यह बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्र की शांति योजना बनी। इसके फलस्वरूप यूएन चार्टर लिखा गया। देश ने मूलभूत मानव अधिकारों में मनुष्य की गरिमा और मूल्यों में पुरुष तथा महिला और बड़े छोटे राष्ट्र के समान अधिकार में विश्वास की पुष्टि पर वचन दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ लक्ष्य गहन शांति, गरिमा और समानता सुनिश्चित करना है। तो ये देखो इसमें ये हुआ ना, इस संगठन में इसको गठन किया गया था कि जिसमें कि महिला पुरुष सभी सम्मान, छोटे बड़े सबका सम्मान होगा, सभी राष्ट्र पर विश्वास किया जाएगा और ये समानता पर बल दिया जाएगा, गरिमा शांति पर दिया जाएगा और इनमें जो ये होता है ना व्यापार द्वारा जनता को सरकार चुनने का अधिकार भी होगा, इन सबका समर्थन किया था इसमें। 7 पॉइंट है शीत युद्ध। पूर्वी यूरोप में युद्ध के बाद सोवियत विस्तारवादी ने दुनिया को नियंत्रित करने के लिए रूसी योजना अमेरिका की परेशानी को बढ़ा दिया। तो देखो जो सोवियत संघ चाहता था क्या कि जो अपने मतलब पूरे देश को दुनिया को नियंत्रित करे, अपने वश में करे, इसलिए उसने अमेरिका की जो परेशानी रूसी योजना है उसको बढ़ा दिया कि अमेरिका उसमें उलझ के रह जाए। इस बीच सोवियत संघ ने अमेरिका अधिकारियों के लड़ाकू बयान में हथियार के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए हस्तक्षेप करने का दृष्टिकोण का विरोध किया और जो अमेरिका का जो हथियार है उसका भी उसने विरोध किया। अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित रणनीति का पालन किया और इन्होंने पालन किया था उसका। हालांकि इसमें अमेरिका और यूएस द्वारा हथियारों के निर्माण की अनोखी विधि, दोनों ने जो सोवियत संघ था और अमेरिका दोनों ने हथियार काफी ज्यादा बढ़ाए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत से शीत युद्ध और आज के युद्ध विश्व दोनों की स्थिति कायम कर दी। तो मतलब कि जो युद्ध के दौरान ये हुआ था शीत युद्ध की स्थिति और आज के जो युद्ध है उसकी स्थिति कायम की गई। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशवाद का अंत। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस के सामने कई तरह के घरेलू और बाहरी दबाव सामने आए। वे अब अपने-अपने उपनिवेश पर पकड़ कायम नहीं रख सके। एशियाई और अफ्रीका उपनिवेश में उपनिवेशवाद का अंत शुरू हो गया। कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। तो इससे ये हुआ कि जो उपनिवेश गुलाम हुए थे वो सब अब अपने ऊपर कायम नहीं कर पाए, तो वो स्वतंत्र हो गए और वो कई तो खत्म हो चुके हैं। गाइस इसका जो लास्ट पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता, इसमें देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कैसे अंग्रेजों के टाइम से लेकर अभी तक की जो भारत की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा है। जो द्वितीय विश्व युद्ध में ये हुआ था ना कि जो ब्रिटिश साम्राज्य ने भारी नुकसान पहुंचाया था और जो ग्रेट ब्रिटेन ने अरबों के जो डॉलर होते हैं वो उन्होंने खर्च किया और अब अपनी शक्ति का स्थापित करने के लिए वो ना मदद के लिए उपनिवेशों की ओर देख रहे थे कि वहां से उनको कोई मदद मिले, लेकिन उनको मदद नहीं मिलती है। ब्रिटिश साम्यवाद के खिलाफ दुनिया भर के उपनिवेशों का दबाव बढ़ गया था क्योंकि अंग्रेजों ने यूरोप जर्मनी उपनिवेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? जो अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन दुनिया भर में ब्रिटेन ने इसे जारी रखा था। भारत में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ इस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई जिसने भारत का स्वतंत्रता का समर्थन किया। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। तो देखो इसमें ये हुआ कि जो अंग्रेजों छोड़ो का आंदोलन भी किया गया था और ये जो पार्टी सामने आई थी जिसमें ये भारत का समर्थन की थी और स्वतंत्रता मिली और जो भारत ये आज़ाद हो चुका था फाइनली यहाँ पर। तो गाइस ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर भी हमने आपको बता चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी हमने क्लासेस पहले ही में करा चुके हैं। तो टोटल हमारी 7 क्लासेस यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इसके आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको एक एक करके करा देंगे वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।